नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे एएसीजी यानी कि एडवोकेट अभिनंदन गायकवाड़ चैनल में सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि बीएनएस के चैप्टर 5 के बारे में। जो चैप्टर 5 है वह ऑफेंस अगेंस्ट वुमन एंड चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में है। चैप्टर 5 के बारे में हम एक छोटा सा ओवरव्यू जैसा देखते हैं फास्ट में। इसमें एक जो क्लॉज दिए गए हैं यानी कि सेक्शंस दिए गए हैं 63 से लेकर 97 तक दिए गए हैं। पुराने आईपीसी में महिलाओं के लिए यह सेक्शन 375 से लेकर थे। अब बीएनएस में 63 से लेकर 71 तक महिलाओं के ऊपर रेप के लिए बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। 73 से लेकर 78 तक लड़कियों का पीछा करना, वायरिज्म, इसके लिए दिया गया है। सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में उसके आगे के सेक्शंस दिए गए हैं। उसी के साथ आईपीसी के चैप्टर 11 के 228 आर्टिकल को यहाँ 72 में डाल दिया गया है। यानी कि बहुत से सेक्शंस जो थे नंबर वाइज जो पीछे थे महिलाओं के लिए, इनको प्रायोरिटी से आगे लिया गया कि ये इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 70 में जो बीएनएस का है उसमें गैंग रेप जो पहले 376 डी था यहाँ 70 पे है। ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज इन्होंने स्पेशल बनाया है इसी चैप्टर 5 में जो 79 से लेके 85 तक है। डाउरी डेथ के लिए 79 जो 304 बी को लिया गया है जो पहले आईपीसी में 16 चैप्टर पे था। वैसे ही क्लॉज 85 जो 360 आईपीसी का सेक्शन था वो यहाँ पर 85 है, यह भी 16वें चैप्टर में था। उसी के साथ मिस कैरेज यह भी 312 से लेके 316 तक आईपीसी में था, लेकिन बीएनएस में 86 से लेके 90 में दिया गया है। वही चिल्ड्रंस के बारे में 91 से लेके 97 तक के जो सेक्शन है यह चैप्टर 16 में से लिए गए हैं आईपीसी के। तो बीएनएस में महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंस दिया गया है और जो कायदे थे उनको जो दूर दूर थे वो सब क्लब करके एक ही चैप्टर 5 में डाल दिए गए हैं। अध्याय नंबर 5 जो आता है वो महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। तो चलो तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय में जो आने वाले सेक्शंस है वो इसमें आएंगे। तो इसमें से पहला सेक्शन आता है 63। यदि कोई पुरुष किसी महिला की योनि, उसके मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में अपने लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश कराता है तो उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करता है तो यह रेप माना जाएगा। दूसरा, किसी महिला की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भी भाग जो लिंग न हो किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है तो यह भी रेप माना जाएगा। किसी महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है जिससे कि उस महिला की योनि, मूत्र मार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है तो यह भी रेप माना जाएगा। किसी महिला या योनि, गुदा, मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है। जहां ऐसा निम्नलिखित 7 भांति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है, उसमें से एक, उस महिला की इच्छा के विरुद्ध, उस महिला की सम्मति के बिना। तीसरा, उस महिला की सम्मति से जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है या मृत्यु या उपहति के भय के डालकर अभिप्राप्त की गई है। चौथा, उस महिला की सम्मति से जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस महिला का पति नहीं है और उस महिला ने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है। पांचवा, उस महिला की सम्मति से जब ऐसी सम्मति देने के समय वह चित्त विकृत या मत्तता के कारण, मत्तता यानी के नशे में, या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई सौम्य शून्यकारी या अस्वस्थकर पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की जिसके बारे में वह सम्मति देती है प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है तो भी रेप माना जाएगा। 6, उस महिला की सम्मति से या उसके बिना जब वह 18 वर्ष से कम आयु की हो। 7वां,
जब वह महिला सम्मति संसूचना करने में असमर्थ है। अब कुछ स्पष्टीकरण और कुछ अपवाद भी है। तो स्पष्टीकरण है, इस धारा के प्रयोजन के लिए योनि के अंतर्गत बृहत बगोष्ठ भी है। स्पष्टीकरण 2, सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है जब महिला शब्दों, संकेतों या किसी प्रकार की मौखिक या अमौखिक संसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है, परंतु ऐसी महिला के बारे में जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकल्प के प्रति सम्मति प्रदान की है। इसमें कुछ अपवाद भी है। अपवाद 1, किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंत प्रवेशन से बलात्संग संग घटित नहीं होगा। दूसरा, किसी पुरुष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य यदि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की न हो, बलात्संग नहीं है। तो यह जो सेक्शन था 63, तो हम इजी भाषा में अगर समझने जाते हैं तो ये रेप के बारे में है। किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों में रेप माना जाएगा ये इसमें दिया गया है। और इसमें एक सेक्शन जो है, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं परिस्थितियां, तो परिस्थितियों के साथ ही अगर ऐसा देखा जाए कि कोई अगर पुरुष है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा पति होने वाला हूँ, या झूठा कहता है कि पहले से शादीशुदा है और उस लड़की को यह वह पति है ऐसा मान लेता है, मनाता है उसको, कि उसको लगता है कि वो मेरा पति है अभी करके, लेकिन ऑलरेडी उसकी पहले शादी हो चुकी है, तो वो भी एक बलात्संग हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन नंबर 64। जो कोई अपराध 2 में उपबंधित मामलों के सिवाय बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की ही हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने को भी दायी होगा। 2, जो कोई एक पुलिस अधिकारी होते हुए उस पुलिस थाने की जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त हो सीमाओं के भीतर बलात्संग करेगा, या दूसरा, किसी भी थाने के परिसर में बलात्संग करेगा, या तीसरा, ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी महिला से बलात्संग करेगा। ये दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में हमने ये देखा कि पुलिस अधिकारी अगर ऐसा कुछ करता है तो ख में लोक सेवक कोई भी जो अभिरक्षा में है या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में कि किसी महिला के साथ बलात्संग करेगा। ग, केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य होते हुए उस क्षेत्र में बलात्संग करेगा। घ, तत्सम प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थानों के या महिलाओं या बालकों के किसी स्थान के प्रबंधन या कर्मचारी वृंद में होते हुए ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा। किसी अस्पताल प्रबंधन तंत्र कर्मचारी वृंद में होते हुए उस अस्पताल में किसी महिला से वह बलात्संग करेगा। या च, महिला या नातेदार, संरक्षक या अध्यापक या उसके प्रति न्यास या प्राधिकारी की हैसियत में कोई व्यक्ति होते हुए उस महिला से बलात्संग करेगा। 6, सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्संग करेगा। ज, किसी महिला से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है फिर भी वह रेप करेगा। ज, उस महिला से जो सम्मति देने में असमर्थ है बलात्संग करेगा। या त्र, किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए उस महिला से वह दुर्व्यवहार करेगा। ट, मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रसित किसी महिला से वह बलात्संग करेगा। ठ, बलात्संग करते समय किसी महिला को गंभीर शारीरिक अपहानि कारित करेगा या विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या उसके जीवन को संकटापन्न करेगा। ड, उसी महिला से बार बार बलात्संग करेगा। यह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक ही हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माना का भी दायी होगा। ये जो हमने देखा कि सेक्शन नंबर जो 64 था, 64 में जो फर्स्ट जो पॉइंट दिया गया है उसमें क्या लिखा गया है कि जो सेक्शन 1 था उसमें जो दिखा गया है कि जैसे बलात्संग होगा उसमें, उसके अलावा अगर कोई करता है तो उसे भी इसमें दंडित किया जाएगा, उसको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, लेकिन उसको फांसी की सजा नहीं होगी। तो ये ज्यादा से ज्यादा यानी कि मिनिमम अगर ज्यादा से ज्यादा कहते हैं या 10 वर्ष से ज्यादा ही होगी।
दूसरा उसमें जो पॉइंट था 64(2) में, तो उसमें दिया गया है कि पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, केंद्रीय या कोई भी जिसके ऊपर महिला महिला को जो नियंत्रित कर रहे हैं, जो ऐसे कोई भी ऑफिसर या कोई भी हो उसमें से जो हमने अभी पढ़ा, उनमें से कोई भी अगर ऐसा कुछ करता है तो उसे भी 10 साल की कारावास हो सकती है या आजीवन कारावास तक उसे हो सकता है, दंड भी हो सकता है, दोनों भी चीज़ें हो सकती है। हम इसका स्पष्टीकरण से भी देखते हैं थोड़ा सा। तो इस अपराध उपधारा के प्रयोजन के लिए है कि क सशस्त्र बल से नौसेना बल, सैन्य बल और वायुसेना बल अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सशस्त्र बलों का, जिसमें ऐसे अर्धसैनिक बल और कोई सहायक बल भी है जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है, कोई सदस्य भी। ख अस्पताल से अस्पताल का अहता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी ऐसी संस्था का अहाता भी है जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों की चिकित्सीय देखरेख या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों के प्रवेश और उपचार करने के लिए है। ग पुलिस अधिकारी का अर्थ होगा जो पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन पुलिस पद में उसका है। ग महिलाओं का बालकों की संस्था में महिलाओं और बालकों के ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित और अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है, चाहे उसका नाम अनाथालय हो या अपेक्षित महिलाओं या बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह या किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई संस्था हो। तो ये रहे हमारे दो सेक्शंस थे जो हमने अभी पढ़े, 64 और 63। अब हम देखते हैं 65। बीएनएस का 65 नंबर का सेक्शन कहता है कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड। 65 में दो पॉइंट्स है, उसमें से एक, जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से अन्यून होगी, किंतु जो आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास अभिप्रेत है, दंडित किया जाएगा और जुर्माना का भी देय होगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वसन के लिए न्यायोचित और युक्त होगा। परंतु यह और की इस धारा उपधारा के अधीन अधोरेखित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़ित को किया। 2, जो कोई 12 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से अधिक अन्यून होगी, किंतु जो आजीवन कारावास उसके उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास अभिप्रेत है, और जुर्माने से या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। परंतु यह और की इस उपधारा के अधीन अधोपरित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़ितों को किया जाएगा। तो इसमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए 64 में जो फर्स्ट कहता है उसमें कहा गया है कि उसे दंड भी मिलेगा जो कोई 12 वर्ष की कम आयु की महिला के साथ ऐसा करता है, 16 वर्ष की आयु की करता है तो उसे दंड भी मिलेगा, लेकिन आजीवन कारावास और 20 साल से ज़्यादा उसको शिक्षा मिल सकती है, 20 वर्ष से मिनिमम होगी। अगर यही वो अगर 12 वर्ष की कम से अगर कुछ करता है तो उसमें आजीवन कारावास भी शामिल है और मृत्यु दंड की शिक्षा भी इसमें दी गई है, विथ जुर्माना भी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बहुत से केसेस आ रहे हैं भारत में भी इस चीज़ों के ऊपर। तो 65 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें मृत्यु दंड भी दिया गया है सेक्शन 2 में, 65(2) में। अब हम देखते हैं सेक्शन 66। पीड़िता की मृत्यु या सतत विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड। 66 कहता है जो कोई धारा 64 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन दंडनीय कोई अपराध करेगा और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाएगा जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस स्त्री की दशा सतत विकृतशील हो जाती है, वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक ही हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे भी है 66 जो है, यहाँ पर भी 20 वर्ष से कम शिक्षा नहीं होगी, कठिन कारावास होगा, आजीवन कारावास होगा और मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। सेक्शन नंबर 67।
पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन। जो कोई अपनी पत्नी के साथ जो पृथक्करण की डिग्री के अधीन या अन्यथा पृथक रह रही है, उसी के सम्मति के बिना मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। इस धारा में मैथुन से धारा 63 के खंड क से खंड घ में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेत है। तो 63 के लिए हमने जो देखे थे, जो क से लेके ख तक जो थे उसमें से इन्होंने डाला है, तो क से लेके ख में जो दिया गया है, क से लेके ख तक, यानी कि हमने जो पहला सेक्शन देखा था इस चैप्टर में 63 वाला, जिसमें जो सब क्लॉजेस दिए गए हैं क ख ग, उन्हीं में से कोई भी हो सकता है। सेक्शन नंबर 68, इसमें कहा गया है प्रतिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। 68 जो कोई, ठीक है, जो कोई में से, इसमें क ख ग घ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इनमें से कोई भी, तो क में आता है प्रतिकार की किसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध रखते हुए। 2 कोई लोक सेवक होते हुए। ग तत्सम प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या महिलाओं या बालकों की किसी संस्था या अधीक्षक या प्रबंधक होते हुए। अस्पताल के प्रतिबंधक तंत्र या किसी अस्पताल का कर्मचारी वृंद होते हुए ऐसे किसी महिला को जो उसकी अभिरक्षा में है या उसके भार साधन के अधीन है या परिसर में उपस्थित है, अपने साथ मैथुन करने हेतु जो बलात्संग की अपराध की कोटि में नहीं आता है, उत्प्रेरित या विलुब्ध करने के लिए ऐसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध का दुरुपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठिन कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना का भी दायी होगा। इसमें स्पष्टीकरण से हम लोग देखते हैं, इस धारा में मैथुन से धारा 36 के खंड क से खंड घ में वर्णित कोई भी कृत्य अभिप्रेत होगा। स्पष्टीकरण 2, इस धारा के प्रयोजन के लिए धारा 63 का स्पष्टीकरण 1 भी लागू होगा। स्पष्टीकरण 3, किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थानीय महिलाओं या बालकों की किसी संस्था के संबंध में अधीक्षक के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जो जेल, प्रतिप्रेक्षण गृह, स्थान या संस्था में ऐसा कोई पद धारण करता है जिसके आधार पर वह उसके निवासियों पर किसी प्राधिकार या नियंत्रण का प्रयोग करता है। स्पष्टीकरण 4, अस्पताल और महिलाओं या बालकों की संस्था, दोनों पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो धारा 64 की उपधारा 2 में स्पष्टीकरण खंड ख और घ में उनका दिया गया है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। 64 में क और ख में जो दिया गया था वही। सेक्शन नंबर 69 ये कहता है प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करने मैथुन। जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला का विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांति की ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 10 वर्ष तक की ही हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। स्पष्टीकरण, प्रवंचनापूर्ण साधनों में नियोजित या प्रोन्नति या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए उत्प्रेरणा या उनका मिथ्या वचन सम्मिलित है। तो यहाँ पे देखिए कि जो कोई भी झूठा वचन देता है किसी को शादी करेंगे या उसके साथ वह संबंध रखता है और अगर ऐसे बाद में वो मुकर जाता है या कुछ होता है, तो महिला उसके ऊपर यह आर्टिकल के तहत केस कर सकती है, जिसकी दंड 10 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना भी उसे देना होगा। सेक्शन नंबर 70 इसमें आता है सामूहिक बलात्संग। इसमें 1 और 2 पॉइंट्स आते हैं सब सेक्शंस। 1 में कहा गया है जहां किसी महिला से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करने या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है
और वह ऐसे अवधि के कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी ऐसा ग्रुप अगर कुछ ऐसी चीज़ें करता है तो हर कोई उसके लिए जिम्मेदार होगा और हर एक को वह लागू होगा जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी। किंतु जो आजीवन कारावास तक, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, कि हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी कि जुर्माना भी होगा, उसको आजीवन कारावास भी होगा और मिनिमम 20 वर्ष तक का उसका सजा हो सकती है कारावास की। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्ति युक्त होगा। परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधोरोपित कोई जुर्माना पीड़िता को संदक्त किया जाएगा। उसी में से दो सेक्शन जो है 70 में, सब सेक्शन 2, जहां एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करने या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और यह आजीवन कारावास से जिसकी उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है और जुर्माने से या मृत्यु दंड से दंडनीय होगा। यहाँ पर देखिए कि पहले वाला जो सेक्शन सब सेक्शन था उसमें मृत्यु दंड का कहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन इसमें सब सेक्शन 2 में यहाँ पे जुर्माने से मृत्यु दंड से दंडनीय होगा यह लिखा गया है। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। परंतु यह और भी इस धारा उपधारा के अधीन अधोरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़ित को किया जाएगा। सेक्शन नंबर 71, पुनरावृत्तिकर्ता अपराधों के लिए दंड। 71, जो कोई धारा 64 या धारा 65 या धारा 66 या धारा 70 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया गया है और तत्पश्चात उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सदोष ठहराया जाता है, आजीवन कारावास से जिसकी उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। अगर देखिए, अगर ये 65, 64, 66 या 70 से अगर उसको दंड मिल चुका है, उसको शिक्षा हो चुकी है और उसकी वो पुनरावृत्ति वापस करने की अगर करता है तो उसके लिए मृत्यु दंड भी है। सेक्शन नंबर 72, कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। ये देखिए, ये जो सेक्शन है ना, ये पहले जो महिलाओं का सेक्शंस में थे ना उसमें नहीं था। ये शरीर के जो है उस सेक्शंस में आता था कि जहां पर जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी पब्लिश नहीं कर सकते किसी की। अगर किसी ने ऐसा आइडेंटिटी पब्लिश कर दी तो उसको शिक्षा हो सकती है। तो ध्यान रखिए कि आजकल यूट्यूब में अगर लोगों को पहचान या फेमस होने के लिए लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं, लोगों के नाम बता रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें कतई नहीं करनी है। ये एक अपराध है 72 के तहत। तो ये देखते हैं 72 में 1-2 ऐसे सबसेक्शंस भी है। तो पहला जो सबसेक्शन है 72 का वो देखते हैं, जो कोई किसी नाम या अन्य बात को जिसकी किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे इस धारा में इसके पश्चात पीड़ित व्यक्ति कहा गया है। देखिए कि जिस किसी पे अन्याय होता है इस धाराओं के तहत जो हमने 63 से पढ़ी है, उनको हम लोग पीड़ित कहेंगे। ठीक है, उनको बाकी चीज़ों से नहीं बुलाना चाहिए, उनको सिर्फ पीड़ित व्यक्ति करके ही कहना चाहिए। पहचान हो सकती है, समझो जिनकी ये जो है इनका नाम या किसी और चीज़ों से, फोटो से वगैरह उनकी पहचान हो सकती है, जिसके विरुद्ध धारा 64, 65 या 66, 67, 68, 69 या धारा 70 या धारा 70 अधिक किसी अपराध का किया जाना अभिकथित है। देखिए, ये जो अपराध है 64 से लेके समझ लीजिए, पूरे पकड़ लीजिए आप। 64 भी 63 भी आता है, जिसमें से जो पीड़ित हैं, जिनकी अपराध और जो लोग हैं इनमें जिनके ऊपर अपराध हुआ है, ये कथाकथित है कि इनका अभी और ये केस चलने वाला है या किया गया पाया गया है, मुद्रित या प्रकाशित करेगा। ठीक है, जो ऐसी चीज़ें मुद्रित या प्रकाशित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी दिया जाएगा। तो ये देखिए कि अगर ऐसा आप करते हैं कि जो केस आपके किसी ने चल रही है और जो इस आर्टिकल्स या चैप्टर के तहत आ रही है और लोगों ने अगर उनकी नाम पहचान या कुछ अगर पब्लिश कर दिया
तो यह 2 वर्ष तक की सजा होगी और जुर्माना भी हो सकेगा। उसकी उपधारा जो है 2, तो ये एक की किसी भी बात का विस्तार किसी नाम या अन्य बात के मुद्रण या प्रकाशन पर यदि उस पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकती है तब नहीं होता है जब ऐसा मुद्रण प्रकाशन। तो यहाँ पे इजी भाषा में समझते हैं कि सेक्शन 72 का सब सेक्शन 2 जो दिया गया है वो है कि ऐसा कोई करता है जिनको ये लागू नहीं होती है, तो उनके नाम दिए गए हैं क ख ग। तो क ख ग में जो आते हैं, तो क में आते हैं पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के या ऐसे अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के जो ऐसे अन्वेषण के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करता है द्वारा या उसके लिखित आदेश के अधीन किया जाता है। ठीक है, तो पुलिस अधिकारी जो है, पुलिस अधिकारी को ये अधिकार होता है कि ये दे सके, नहीं लिख सके, और ये उसी को देना है आगे न्यायालय या किसी में। ठीक है, तो वो उसके ऊपर कुछ हो नहीं सकता ऐसा अगर वो ये करता है तो, लेकिन इसको पब्लिश करने की ये नहीं है बाहर, उसे देना ही है, सिर्फ लिखना है। ख पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है। अगर पीड़ित व्यक्ति द्वारा या अगर वो खुद लिख के दे रही है, ठीक है, तो वो नहीं होता है वो, क्योंकि वो रिटर्न में दे रही है किसी को, गवर्नमेंट को या पुलिस वालों को या न्यायालय में, तो वो नहीं होगा। जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है या वह बालक या विकृत चित्त है, वहां पीड़ित व्यक्ति के निकट संबंधी द्वारा या उसके लिखकर प्राधिकार के लिए किया जाता है। अगर समझो पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है या अगर उसको मनोविकल ये है या अगर वो नहीं है उस स्थिति में, तो उसके निकट जो लोग हैं उनके वो जो अगर लिख के दे रहे हैं किसी पुलिस थाने में न्यायालय के प्रति उनकी तरफ से, तो ये भी नहीं होगा। इस ऊपर वाला जो सेक्शन था सब सेक्शन 1, उसमें ये दंडित नहीं होंगे। परंतु निकट संबंधी द्वारा कोई भी ऐसा प्राधिकार किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव है, चाहे उसका जो भी नाम हो, भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यही मैंने आपको समझाया कि वो दे सकते हैं लेकिन बाहर नहीं पब्लिश कर सकते कहाँ पर भी। ठीक है, उनको जहाँ पे देना है मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या ऐसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो उसके लिए न्याय के लिए लड़ने वाले हैं, ठीक है, तो उनको वो दे सकते हैं। स्पष्टीकरण, इस उपधारा के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन से केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा उस उपधारा के प्रयोजन के लिए किसी मान्यता प्राप्त कोई समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है। तो यही हमने देखा कि जो इसके लिए हेल्प कर सकता है उन्हीं लोगों के लिए ये बता सकते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 73, अनुज्ञा के बिना न्यायालय की कार्यवाहियों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना। देखिए, ये मुद्रण के जो न्यायालय में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में है ये, कि मुद्रण करना है या नहीं करना है। इसमें देखते हैं अभी हम लोग, जो कोई धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध के बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में कोई बात उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा यानी कि परमिशन के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वह दोनों में से किसी बात के लिए कारावास से होगा, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना का भी दायी होगा। देखिए, अगर कोई केस कोर्ट में चल रही है इस ये जो चैप्टर है इसके अधीन, तो इसमें से कोई भी अगर केस है, अगर पीड़िता है, उसमें अगर कोई भी न्यायालय के परमिशन के बिना उस केस के बारे में अगर कहाँ पे मुद्रित करता है, तो उसको जो प्रकाशन करेगा उसको 2 साल की सजा हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, जुर्माना भी उसे लगेगा। स्पष्टीकरण, किसी उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में अपराध की कोटि में नहीं आता है। समझ लीजिए कि उच्चतम न्यायालय ने अगर यह निर्णय मुद्रण किया है, प्रकाशन कर दिया है, तो यह उसमें अपराध नहीं होगा। उसके बाद आते हैं, ये थे महिलाओं के अन्याय के बारे में। अब और जो सेक्शंस आते हैं यहाँ से आगे, यानी कि 73 तक तो रेप के बारे में हमने देखे हैं, जिनको शिक्षा भी ज़्यादा थी। ठीक है, अब हम थोड़े दूसरे महिलाओं के जो अपराध होते हैं, जो आपराधिक बल और हमले के विषय में जो होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो 73 सेक्शन बीएनएस के 74 सेक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में है। महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, लैंगिक उत्पीड़न। तो 74 सेक्शन कहता है, जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए
कि तद्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस महिला पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो यही सेक्शन जो था हमारे पहले आईपीसी में 354 पे था, तो यह अब यहाँ पे 74 पे आ चुका है। सेक्शन नंबर 75, ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य, अर्थात यह सेक्शन लैंगिक उत्पीड़न के लिए है। ठीक है, तो एक शारीरिक संस्पर्श और अग्र क्रियाएं करना जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने की संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हो। 2. लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना। 3. किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना। 4. लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना वाला जो कोई ऐसा व्यक्ति यह पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा। ठीक है, तो 75 सब सेक्शन 1 में ये जो 4 चीजें दी गई है, शारीरिक स्पर्श करना, उनके नजदीक जाना, लैंगिक स्वीकृति के लिए मांग करना, किसी महिला के इच्छा विरुद्ध उसे कुछ दिखाना जो अच्छी चीजें नहीं है, लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना, जोक्स करना, ये जो चीजें होती है ये इस लैंगिक उत्पीड़न के अपराध के आ जाती है 75 सब सेक्शन 1 में। उसका सब सेक्शन 2 कहता है 75 का, ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा 1 के खंड 1 या खंड 2 यानी कि 75 में हमने जो देखा था शारीरिक स्पर्श लैंगिक जो मांग करते हैं, 3 दूसरा महिला अश्लील साहित्य दिखाते हैं, अपराध करे, इनमें से कोई भी अपराध करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सब सेक्शन 3, ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा खंड 1 से लेके 4 जो दिए गए हैं, जो हमने देखे कि किस तरीके से लैंगिक उत्पीड़न के परामर्श दिए गए हैं, उनमें से कोई भी अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखिए, अगर कोई ऐसा बंदा अगर कुछ करता है, ठीक है, ये चीज़ जो हमने अभी शेयर की, 4 जो चीज़ें हमने देखी, तो कम से कम उसे 1 वर्ष की अवधि तक जेल हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है और दंड भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन 74। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा बीएनएस का 74, ये है विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 76 यह कहता है कि ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक ही हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो देखिए, अगर कोई जबरदस्ती करके किसी के अगर क्लॉथ्स को अगर निकालना चाहता है या कुछ ऐसी चीजें अगर अपराध के इससे करता है, तो उसे 7 साल के नीचे सजा होगी, लेकिन 3 वर्ष से कम नहीं होगी। सेक्शन नंबर 77, दृश्य रतिकता। ऐसा कोई पुरुष जो किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी महिला को जो उन परिस्थितियों में जिनमें वह प्रत्याशा करती है उसे देखा नहीं जा रहा है, एकटक देखेगा या उस कृत्य के लिप्त व्यक्ति या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचेगा या उस चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना का भी दायी होगा। और द्वितीय या
पाश्चात्यवर्ती किसी दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो देखिए, किसी का महिला को जो जिसके पर्सनल फोटो खींचना, उसको पब्लिश करना, ये चीज़ें अगर होती है तो ये बहुत महंगी हो सकती है लोगों को। 1 वर्ष की कम से कम सज़ा है इसमें। उसके साथ ही आगे जाके अगर फिर से दोष सिद्धि होता है या द्वितीय बार होता है तो 3 वर्ष से कम नहीं है और 7 वर्ष तक की सज़ा हो जाएगी। इसका स्पष्टीकरण से हम लोग देखते हैं कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्राइवेट कृत्य के अंतर्गत ताकने का ऐसा कोई कृत्य आता है जो ऐसे किसी स्थान में किया जाता है जिसके संबंध में परिस्थितियों के अधीन युक्ति युक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वह एकांतता होगी और जहाँ की पीड़िता के जननांगों, नितंबों या वक्षस्थलों को अभिदर्शित किया जाता है या केवल अर्धो वस्त्र से ढका जाता है या जहां पीड़िता किसी शौच घर का प्रयोग कर रही है या जहां पीड़िता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है जो साधारणतः सार्वजनिक तौर पर किया जाता है। स्पष्टीकरण 2, जहां पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सम्मति देती है किंतु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती है और जहां उस चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता है वहां ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा। इसका मतलब कि वो खींचने को परमिशन दे रही है, समझो मॉडलिंग है, कुछ है और चीज़ें हैं, लेकिन वो पब्लिश करने की अनुमति नहीं दी है, उन्होंने सम्मति नहीं दी है। तो अगर कोई फिर भी वो करता है तो वो अपराध माना जाएगा। सेक्शन नंबर 78, पीछा करना। उसमें सब सेक्शन 1 है जो कहता है अगर कोई पुरुष किसी महिला का उससे व्यक्तिगत अनन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बारंबार पीछा करता है और संस्पर्श करता है तो संस्पर्श करने का प्रयत्न करता है तो उसी में दूसरा सबसेक्शन, जो कोई किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, पीछा करने का अपराध करता है। परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है यह साबित कर देता है कि ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। ठीक है, ये इसका बचाव हो रहा है। देखिए, समझ लीजिए कि अगर कोई बंदा कर रहा है गवर्नमेंट का या किसी कोई चीज है कि जिसको अभियुक्त किया गया है कि पीछा करे तो वो नहीं आएगा इसमें, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा कुछ कर रहा है तो वो आ जाएगा। ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था। 3, विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्तियुक्त को न्यायोचित था। तो ये 3 अपवाद छोड़ के बाकी अगर कोई किसी महिला का पीछा करता है, उनके स्पर्श करता है जाके या ईमेल से या किसी प्रारूप इलेक्ट्रॉनिक सूचना का प्रयोग करके जाने को मॉनिटर करता है, तो ये समझ लीजिए कि ये एक अपराध है 78 के तहत। उसी में दूसरा सबसेक्शन आता है, जो कोई पीछा करने का अपराध करेगा वह प्रथम दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माना का भी दायी होगा और किसी द्वितीय या पाश्चात्यवर्ती दोष सिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माना का भी दायी होगा। देखिए, इसमें 78 में पहला जो सबसेक्शन था उसमें दिया गया है कि क्या हो सकता है अगर पीछा करेंगे, तो मैं पीछा करना उसकी डेफिनेशन उसका बताया गया है। उसी के साथ जो सबसेक्शन 2 है 78 में, उसने कहा है कि क्या उसमें दंड दिया जाएगा, 3 वर्ष की सजा हो सकती है, दंड भी हो सकता है और अगर वो दूसरी बार भी करता है तो सेम उसी तरीके से 5 वर्ष की सजा और जुर्माना भी दोनों हो सकता है। उसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 79, यह शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है।
79 सेक्शन में कहा गया है, जो कोई किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा इस आशय से कि ऐसी महिला द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए या ऐसी महिला की एकांतता का अतिक्रमण करेगा, वह साधारण कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखिए, ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा देखा जाए तो। ज़्यादातर इस सेक्शंस में महिलाएं ज़्यादा एफआईआर यानी कि जो नॉर्मल जो पुलिस को जाके बताती है वैसे कुछ बताती नहीं है, ठीक है। लेकिन यह है कि बहुत सारे लोग हैं इस पे आज भी कि जो ऐसे लज्जा महिला को उत्पन्न हो इस तरीके ऐसी चीज़ें गार्डन में कहेंगे, गालियाँ देंगे, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं, ठीक है। तो महिलाओं ने इन्हें से डरना नहीं चाहिए। ये हमारा एक राइट्स है आपका कि अगर आपके सामने ऐसा कोई कर रहा है तो अगर आप उसकी कंप्लेंट कर देती है तो 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है और दंड भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शंस जो है वह विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में है। अब विवाह के जो अपराध है कैसा था कि पहले जो आईपीसी में जो विवाह के बारे में जो सेक्शंस दिए गए थे वो कुछ 498 या उस रेंज में थे, सभी 400 के ऊपर या कुछ ऐसे थे जो बीच में थे। तो सबको इकट्ठा करके उन्होंने एक ही जगह पे ये रख दिया है विवाह से संबंधित, ये चैप्टर 4 में। तो देखते हैं विवाह के संबंध में अपराधों के विषय में जो है दहेज मृत्यु, ये आता है 80 सेक्शन में 80। उसमें एक सेक्शन जो है जहां किसी महिला की मृत्यु किसी दाह या शरीर क्षति द्वारा कारित हो जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों में अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसे पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दिया गया है। इसी में 80 में सब सेक्शन 2 जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। सेक्शन नंबर 81 कहता है विधिपूर्ण विवाह का प्रवचन से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। 81 के डिटेल में हम लोग समझते हैं। प्रत्येक पुरुष जो किसी महिला को जो विधिपूर्वक उससे विवाहित न हो प्रवंचना से यह विश्वास कारित करेगा कि वह विधिपूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस महिला का अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो देखिए इसमें दिया गया है कि जो कोई पुरुष जो किसी महिला को जो विधिपूर्वक उसकी विवाहित नहीं है सिर्फ विश्वास दिलाता है कि वो विधिपूर्वक उससे विवाह है और विश्वास में उस महिला के साथ संबंध रखता है, तो इससे भी उसे दंड हो सकता है, 10 साल की हो सकती है सजा और जुर्माना भी भरना होगा। सब सेक्शन नंबर 82 में सब सेक्शन 1 जो कोई पति पत्नी या जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो शॉर्ट में 82 ये पति पत्नी अस्तित्व में होते हुए भी पुनर्विवाह किया तो इसके बारे में है। इसमें कुछ अपवाद है, अब इसमें भी अपवाद है तो हम लोग सुनते हैं। इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है जिसको ऐसी पत्नी या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो
और न किसी ऐसे व्यक्ति पर है जो पूर्व पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह कर लेता है। यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चातवर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से 7 वर्ष तक निरंतर अनुपस्थित रहा हो और उस काल के भीतर ऐसे व्यक्ति ने यह नहीं सुना हो कि वह जीवित है, परंतु यह तब जबकि ऐसा पश्चातवर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह से होने से पूर्व उस व्यक्ति को जिसके साथ ऐसा विवाह होता है तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी जहां तक कि उनका ज्ञान उसको हो दे दे। देखिए इसमें एक ये क्लॉज दिया गया है, अपवाद है इसमें कि अगर समझ लीजिए न्यायालय से उसका डिवोर्स हो चुका है तो ये नहीं हो सकता, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक दूर रह चुकी है और उसे सामने वाले को पता ही नहीं है कि वो जो वाइफ है या हस्बैंड है वो कभी मर चुके हैं, ऐसा उनको लग रहा है, वो जीवित है ही नहीं, ठीक है, तो भी ये हो सकता है। दूसरा सबसेक्शन जो है, जो कोई उपधारा के अधीन अपराध पूर्व विवाह की बात उसी व्यक्ति के छिपाकर करेगा जिससे पश्चातवर्ती विवाह किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो देखिए यहाँ पर 82 में जो लिखा गया है कि जिसकी जो सबसेक्शन 1 था उसी के ऊपर अगर कोई शादी कर लेता है, दूसरी शादी एक पत्नी होते हुए भी, और अगर इसकी कंप्लेंट हो जाती है तो उसे 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है, उसके साथ साथ उसको जुर्माना भी भरना हो सकता है। सेक्शन 82, विधिपूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। 83 में लिखा गया है, जो कोई बेईमानी से कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूर्ण करेगा कि तद्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। सब सेक्शन नंबर 84, विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध करना। ये देखिए यहाँ पे भी ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध करना। सेक्शन 84 कहता है, जो कोई किसी महिला को जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष के पास से इस आशय से ले जाएगा या फुसला कर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे या उस आशय के ऐसी किसी महिला को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए कि ऐसे केस हो सकते हैं कि 84 सेक्शन में अगर किसी की वाइफ अगर किसी के साथ चली जाती है तो अगर उसके पत्नी ने यह केस कर दी कि मेरी पत्नी को भगा के लेके गए हैं या फुसला कर लेके गए हैं वगैरह, तो ये चीज़ें हो सकती है। अगर वो पत्नी ने अगर नहीं बोला कि अगर, तो ठीक है, अगर बोल दिया कि हाँ मुझे फुसला कर लेके गए, तो जिसके साथ गई है उसे 2 वर्ष की सजा होगी और जुर्माने में दंडित भी हो सकेगा। सेक्शन नंबर 85, किसी महिला के पति या पत्नी नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। देखिए 85 का जो सेक्शन है यह भी आईपीसी में अलग अलग जगह पे ऐसे ज़्यादातर था, ठीक है, तो इसे सब चैप्टर 4 में पूरा जल्दी आगे लेके आए हैं। ये पहले दूर था आईपीसी में, तो इसे चैप्टर 4 में जल्दी से प्रायोरिटी दी गई है ये इन सेक्शंस को, महिलाओं के बाल के। तो 85 कहता है, जो कोई किसी महिला या पति या पत्नी का नातेदार होते हुए ऐसी महिला के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। सेक्शन नंबर 86, क्रूरता की परिभाषा। 85 में प्रयोजन के लिए क्रूरता के निम्नलिखित अभिप्रेत है। देखिए 85 में हमने देखा कि कोई क्रूरता करेगा, यानी कि क्रूरता क्या करेगा, क्रूरता का मतलब होना चाहिए ना, इसलिए इन्होंने 86 सेक्शन एक्स्ट्रा दिया है। क्रूरता के बारे में जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिसका इस महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस महिला के जीवन अंग या स्वास्थ्य की गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना है। देखिए अगर ऐसी कोई कृति करता है कि जिसके कारण वो महिला आत्महत्या कर सकती हो या उसको कोई गंभीर
क्षति हो सकती है, वह खतरा हो सकता है, तो ये चीजें क्रूरता में आएगी। दूसरी, किसी महिला को तंग करना जहां उसे या उसके संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उनके या उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसी मांग पूरी करने की असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है। अगर ये चीजें होती है तो ये क्रूरता है। सेक्शन नंबर 87, विवाह आदि के करने के विवश करने के लिए किसी महिला को व्यपहत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना। सेक्शन 87 कहता है, जो कोई किसी महिला का व्यपहरण या अपहरण इसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस महिला के विवश करने से आशय से या वह विवश की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए या अयुक्त संभोग करने के लिए उस महिला को विवश या विक्षुब्ध करने के लिए या महिला अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माना का भी दायी होगा। और कोई किसी महिला को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से वह विवश व विलुब्ध की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए कि संहिता में यथा परिभाषित आपराधिक अभितरास द्वारा या प्रतिकार के दुरुपयोग का विवश करने के अन्य साधन द्वारा इस महिला को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दंडनीय किया जाएगा। तो अपहरण का सेक्शन जो है, किसी महिला को अपहरण करना या उसको उत्प्रेरित करना अपहरण होने के लिए या उसको लेके जाना किसी और के लिए या किसी लिए ऐसा, तो ये चीजें सब 87 में आ जाती है। इसके तहत उसमें अपराध माना जाएगा और इसकी 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। अब आगे के सेक्शंस है महिलाओं के गर्भपात आदि कारित करने के विषय में। तो सेक्शन नंबर 88, गर्भपात कारित करना। जो कोई गर्भवती महिला का स्वेच्छाएं गर्भपात कारित करेगी, यदि ऐसा गर्भपात उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक कारित न किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि वह महिला स्पंदन गर्भा हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। उसके साथ ही उसे जुर्माना भी दायी होगा। स्पष्टीकरण, जो महिला स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आती है। सेक्शन नंबर 89, महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। जो कोई उस महिला की सम्मति के बिना, चाहे वह महिला स्पंदन गर्भा हो या नहीं, धारा 88 के अधीन अपराध करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी है। देखिए सेक्शन 88 थोड़ा स्ट्रांग है, इसमें 10 साल की सजा दी गई है। महिला सम्मति के बिना अगर उसका गर्भपात कारित करने की कोई कोशिश करता है, उसका पति होता है या उसके रिलेटिव्स होते हैं, कोई भी अगर ऐसा करता है तो वह दंडनीय अपराध है 10 साल के लिए। सेक्शन नंबर 90, उसमें 2 सब सेक्शन दिए गए हैं। एक कहता है, जो कोई गर्भवती महिला का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे महिला की मृत्यु कारित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक होगी दंडनीय किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी है। वही सब सेक्शन 2 कहता है कि जहां उपधारा 1 जो ऊपर दिया गया है कि जिसमें महिला की मृत्यु हो जाती है में निर्दिष्ट कार्य उस महिला की सम्मति के बिना किया जाए तो वह आजीवन कारावास से या उपधारा के निर्दिष्ट दंड से दंडित किया जाएगा। अगर समझ लीजिए कि वह महिला का गर्भपात करने की महिला की अनुमति थी, ठीक है, तो उसके दंडित 10 वर्ष के लिए ही होगा। लेकिन अगर उसकी सम्मति नहीं थी बिल्कुल भी, पर फिर भी उसकी मृत्यु हो चुकी है अभी, तो फिर भी उस जो आदमी ने उसे मदद की है या जिसने किया है उसे 10 साल से ज्यादा यानी कि आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है और दंड भी हो सकता है। सेक्शन नंबर 91, जो कोई किसी बालक के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि उस बालक का जीवित पैदा होना तद्वारा रोक जाए और जन्म के पश्चात तद्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए, और ऐसे कार्य से उस बालक का जीवन पैदा होना रोकेगा या उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देगा, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक नहीं किया गया हो, तो वह दोनों में से किसी भांति से कारावास से
होगा 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है और दंड भी हो सकता है। तो शॉर्ट में इसको 91 को कहेंगे, बालक का जीवित पैदा होना रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। सेक्शन नंबर 92, जो कोई ऐसा कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह आपराधिक मानववध या दोष होता, और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अज्ञात बालक की मृत्यु कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। शॉर्ट में समझते हैं, ऐसा कार्य जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात बालक की मृत्यु कारित करना। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं क यह संभाव्य जानते हुए कि वह गर्भवती महिला की मृत्यु कारित कर दे ऐसा कार्य करता है, तो यदि उससे वह महिला की मृत्यु कारित हो जाती है तो वह आपराधिक मानववध की कोटि में आता है। उस महिला को क्षति होती है किंतु उसकी मृत्यु नहीं होती, किंतु तद्वारा उस अजात सजीव बालक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके गर्भ में है क इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है। अब इसके आगे जो सेक्शंस आते हैं वो बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में आते हैं, जो 93 से लेके आगे 99 तक है। तो पहला सब सेक्शन देखते हैं बालक के लिए 93, बालक के पिता या माता या उसकी देखरेख रहने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बालक का आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग करना। देखिए, जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के बालक का पिता या माता होते हुए भी या ऐसे बालक की देखरेख का भार रखते हुए ऐसे बालक का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उस बालक को किसी स्थान में आरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास के जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। वही यदि बालक आरक्षित डाल दिए जाने के परिणाम स्वरूप मर जाए तो यथास्थिति हत्या या आपराधिक मानववध के लिए अपराधी का विचार निवेदित करना इस धारा से आशयित नहीं है। सेक्शन नंबर 94, मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। जो कोई किसी बालक की मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़ कर या अन्यथा उसका व्ययन करके चाहे ऐसे बालक की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान में हुई हो, ऐसे बालक के जन्म को जानबूझकर छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भांति से कारावास के लिए दंडनीय होगा, जो 2 वर्ष तक होगा या दंड भी होगा। सेक्शन नंबर 95, अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। जो कोई किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी बालक को भाड़े पर लेगा, नियोजित करेगा या नियुक्त करेगा, तो वह किसी भी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि अपराध कारित किया जाता है तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से भी दंडित किया जाएगा, मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति ने स्वयं किया हो। उदाहरण के तौर पर लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना, नियुक्त करना या उपयोग करना इस धारा के अर्थांतर्गत है। बालक का उपापन यानी कि 96 सेक्शन में आता है। जो कोई बालक अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से तो द्वारा विवश या विलुप्त किया जाएगा, यह संभाव्य जानते हुए ऐसे बालक को किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने की किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी दायी होगा। तो ये जो बच्चों को अगर कुछ ऐसा जो सेक्सुअल हैरेसमेंट बोला जाता है बच्चों के लिए, तो इसमें ये चीजें आ जाएगी 96 में। 97 सेक्शन, 10 वर्ष से कम आयु के बालक के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण करना। देखिए, बहुत से बच्चों को चोरी किया जाता है और उनको कुछ चोरी करके उनको और चोरी करने के लिए बोला जाता है।
तो या कुछ और चीजें उनसे करवाई जाती है। तो देखिए इसमें ये 97 सेक्शन आ जाता है। जो कोई इस 10 वर्ष से कम आयु के किसी बालक का इस आशय से व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसा बालक के शरीर पर से कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले ले, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। सेक्शन नंबर 98, वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को बेचना। 98, जो कोई इस बालक को इस आशय से कि ऐसा बालक किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध और दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया जाए या उपयोग किया जाए, या यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसा बालक किसी आयु में भी ऐसे प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति से कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, उसी के साथ उसे जुर्माना भी होगा। तो थोड़ा हम लोग स्पष्टीकरण से देखते हैं। जब 18 वर्ष से कम आयु की महिला किसी वैश्या को या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो वैश्यागृह चलाते हो या उसका प्रबंध करते हो बेची जाए, भाड़े पर दी जाए या अन्यथा व्ययनित की जाए, तब इस प्रकार की ऐसी महिला को व्ययनित करने वाले व्यक्ति के बारे में जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने इस आशय से व्ययनित किया है कि वह वेश्यावृत्ति के लिए उपयोग में लाई जाएगी। स्पष्टीकरण 2, इस धारा के प्रयोजन के लिए अयुक्त संभोग से ऐसी व्यक्तियों में मैथुन अभिप्रेत है जो विवाह से संयुक्त नहीं है, जो ऐसे किसी संयोग या बंधन से संयुक्त नहीं है, जो यद्यपि विवाह की कोटि में तो नहीं तथापि उस समुदाय के जिसके है वह आदि वे भिन्न समुदायों के हैं, तो ऐसे दोनों समुदाय की स्वीय विधि या रूढ़ि द्वारा उनके बीच में विवाह सदृश संबंध अभिज्ञात किया जाता हो। सेक्शन नंबर 99, वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालकों को खरीदना। जो कोई किसी बालक को इस आशय से कि बालक किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति की किसी व्यक्ति के अयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध और दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए, या यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, खरीदेगा, भाड़े पर लेगा या अन्यथा उसका कब्जा भी प्राप्त करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के ऐसे अवधि के कारावास से जो 7 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 14 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। 18 वर्ष से कम आयु की महिला को खरीदने वाली, भाड़े पर लेने वाली या अन्यथा उसका कब्जा विपरीत करने वाली किसी वैश्या के या वेश्यागृह चलाने या उस पर प्रबंध करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी महिला का कब्जा उसने इस आशय से विपरीत किया था कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाएगी। स्पष्टीकरण 2, अयुक्त संभोग